हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। और प्रतिदिन की भांति आपके लिए 7 बजे मैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूं और यह सभी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर रेलवे ग्रुप डी और आपको जो है सभी वर्तमान में एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे साइंस के सभी प्रश्न जो है सो हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल ए स्पेसिफिक एक परीक्षा के लिए नहीं भूला जा सकता है। तो चलिए हम लोग आज की इस कड़ी को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ बताना चाहेंगे जो लोग नए लोग हैं वो लोग चैनल में जाके इससे पहले 7 साइंस के वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग नए लोग हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन 7 बजे संध्या काल में आपको जरूर से मिल जाए। चलिए हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल इसमें से कौन सा आपको जो है, तो ये आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन। बिल्कुल दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ बताना चाहेंगे हम कि हाइड्रोजन ऊर्जा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि इसके जलने से किसी भी प्रकार के कार्बन के पदार्थ उत्पन्न नहीं होते। बिल्कुल, यहाँ कार्बन उत्पन्न नहीं होते। इस वजह से यह सो पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ यह भी जाने कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि यह भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज 1766 में, बिल्कुल दोस्तों 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, छोड़िए इसको लिखते नहीं है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और आपको बताएं कि एक और बड़े महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हाइड्रोजन के विषय में। इसके 3 समस्थानिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। इसके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बिल्कुल, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये जो इसके समस्थानिक के, इस पर प्रश्न बहुत बार करके एक किसी तीसरे को डालकर और पूछ देता है कि इनमें से कौन है सो हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो इसीलिए इसके समस्थानिक को जरूर से याद कर लेंगे। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों को इनके नाम से स्वतंत्र अलग नाम मिले हुए हैं, इसीलिए प्रश्न में उलझन आ जाती है। तो इसलिए इसके नाम एकदम हाइड्रोजन से मिलते जुलते कहीं भी नहीं है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप यह भी जानते होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। बिल्कुल, जल, पानी बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर बढ़ते हैं। और 112 है, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन ए है हरा और बैगनी, बी हरा और लाल, सी सफेद और पीला और डी काला और नीला। क्या होंगे आंसर? जो कि बहुत पुराने प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल जान रहे होंगे और इसका आंसर हो जाएगा हरा और लाल। बिल्कुल दोस्तों, ये वर्णांधता एक आंखों का रोग है और जिसमें रोगी को हरा और लाल रंग का विभेद नहीं कर पाता, उसको बोध नहीं हो पाता है। और यह रोग जन्म से भी होता है और कुछ लोगों में यह रोग किन्हीं अन्य रोगों के प्रभाव में भी आकर यह रोग हो जाया करता है, वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 को देखेंगे। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? ये सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है आप जानते होंगे। ए रासायनिक ऊर्जा, बी भौतिक ऊर्जा, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा और जल के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको जरूर से आप ध्यान देंगे। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है सो किस तरह की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, प्रश्न आते रहते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है और क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल आप जानते होंगे कि आंसर क्या होंगे। तो सीएनजी का मुख्य घटक आपको मीथेन है। बिल्कुल दोस्तों, मीथेन है। और यहां पर सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल, और हिंदी में कहे जाते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
तो ये जो सीएनजी है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। आप जानते हैं महानगरों में खास करके सीएनजी गैस के द्वारा ही वहाँ के मोटर वाहन सभी चलाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसलिए चलाए जाते हैं कि यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। इससे जो उत्सर्जन के रूप में जो गैस निकलते हैं वह वायुमंडल में आपको किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और ये आपको यहाँ पर बता दें कि इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। यही कारण है कि यह तरल अवस्था में उसमें रखा जाता है। और यह जैसा कि हम बता चुके कि यह प्राकृतिक गैस की तरह रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। ये आपको सीएनजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी ओजोन और डी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर बिल्कुल आपको नाइट्रोजन हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक आप लोगों से आग्रह होगा कि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें और लाइक तो ज़रूर ही दबाएं। आप लाइक बहुत कम दबाते हैं, जिसका मैं बार बार आग्रह करता हूं कि कमेंट्स और लाइक आपके मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा। और चलिए हम लोग थोड़े से यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैस को भी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। तो ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी है। आज वायुमंडल का जो तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही एक कारण है दोस्तों। बिल्कुल हम लोग विभिन्न प्रकार से कार्बन डाई गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। आज लगातार चिमनियों से, कारखानों से, वाहनों से, गाड़ियों से और अनेक तरीकों से हम लोग लगातार कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, और जिसके वजह से वायुमंडल का तापमान लगातार आपको है सो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का, तो पिछले 10-15 सालों में यह 4 गुना बढ़ गया है। बिल्कुल समझ सकते हैं, 40 गुना बढ़ गया है, आप समझ सकते हैं। और इन गैस का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरण, एसी, फ्रिज, स्कूटर, कार आदि से, चिमनियों से, कारखानों से आदि से होता है। तो लगातार सरकार ही नहीं, विश्व स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और इसमें कमी बहुत हद तक हुई भी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 116 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 116 है आपको, क्वेश्चन नंबर 116 है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? और ऑप्शन है 1200 से 1400, 250 से 300, 120 से 140 और 1800 से 2000। क्या होगा? तो जवाब बिल्कुल आपके आने चाहिए। और बड़ा ही आपको है सो ये आसान सा प्रश्न है, चूँकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल यह 1200 से 1400 ग्राम होता है। और मानव मस्तिष्क का अगर औसत भार की बात करें तो 1400 ग्राम होता है। ये मानव मस्तिष्क है सो क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। बिल्कुल ये उसके बाहर जो आवरण रहते हैं उसका नाम है क्रेनियम। और मानव मस्तिष्क का अध्ययन जो है जो किया जाता है वह तंत्रिका विज्ञान में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? और बिल्कुल इसके क्या हो जाएंगे? Na2SO4, Na2SO4। और यह एक सरल अकार्बनिक यौगिक है। कपड़े धोने के लिए जो हम लोग पाउडर या डिटर्जेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, उसमें सोडियम सल्फेट होते हैं। कपड़े की रंगाई के लिए भी सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? बिल्कुल मुकुलन द्वारा प्रजनन निम्नलिखित में से कौन करता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना या हाइड्रा। क्या होंगे? बिल्कुल आप जान रहे हैं। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे हाइड्रा। और थोड़ा सा हम लोग हाइड्रा के विषय में जानने की भी कोशिश करेंगे। तो जान गए कि हाँ हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। बिल्कुल दोस्तों, यह भी एक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं कि हाइड्रा जो है सो निडेरिया संघ का एक जलीय जंतु है।
और इसमें प्रजनन क्रिया अलैंगिक जनन से होती है, अलैंगिक जनन से होती है। हाइड्रा का मूल शरीर है सो स्टेम कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल स्टेम कोशिकाओं से बना होता है। इस जलीय जंतु का आकार बहुत छोटा होता है, कुछ ही मिलीमीटर का होता है, इसीलिए इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेना ही पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन है सो मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? Ca, Cu, Lg और Au। आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे सी अर्थात कैल्शियम। कैल्शियम और Cu का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तांबा। और Ag चांदी और Au सोना। बिल्कुल, तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि सोना, चांदी और तांबा जो है सो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ क्लियर है। और हम लोग थोड़ा सा कैल्शियम को जाने तो कैल्शियम प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है, अर्थात यह अत्यंत सक्रिय तत्व है, इस कारण इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 120 में और क्वेश्चन नंबर 120 है, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल थोड़ा सा इसको याद करने की आवश्यकता है उत्तक को भी। तो ये 3 प्रकार के इनमें से कौन सा है? तो इसके आंसर आपको हो जाएंगे सी आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आंसर हो जाएंगे सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बिल्कुल, तो ये तीनों हो जाएंगे। थोड़ी सी याद करने की आवश्यकता है यहाँ पर। और ये जो है सो आपको इसका अगर हम उत्तक के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करें तो उत्तक एक विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह होता है, तो उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक, यह भी बहुत बार प्रश्न आया है कि उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। या फिर यह भी पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? तो फिर उत्तक से। उत्तक विज्ञान के जनक वीचार्ट को उत्तक विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, वीचार्ट। बिल्कुल, वीचार्ट ने ही सबसे पहले इसे उत्तक नाम दिया था। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 की ओर बढ़ते हैं, 121। और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? बिल्कुल दोस्तों, ये लगातार 2-3 दिन से हम लोग इसको कर भी रहे हैं। आपको चूंकि ये प्रश्न खास करके ये आपको जो है सो अम्ल और क्षार के संदर्भ में आपको रेलवे ग्रुप डी में या फिर आपको जो है सो एनटीपीसी में, इसमें काफ़ी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को मैं अवश्य कर आपके लिए ला रहा हूं। तो यह है आपको, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? यहाँ पर आपको ऑप्शन है रक्त, शुद्ध जल, डिटर्जेंट और नींबू का रस। तो यहाँ पर आंसर से पहुँचने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पीएच मान जिसके विषय में मैं बताया हूं, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4, तो 2 तो हट गए आपको। और डिटर्जेंट क्या है? तो वह क्षारीय है। क्षारीय किसको कहते हैं? जो पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो फिर डिटर्जेंट भी छट गया, तो बचा क्या? नींबू का रस। तो बिल्कुल नींबू का रस है सो उसका पीएच मान सबसे न्यूनतम होता है, अर्थात वह 2 से लेकर 3 तक के बीच में उसका पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 की ओर बढ़ते हैं और 122 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? बहुत पुराना क्वेश्चन और आज भी लगातार पूछे जा रहे हैं। गलनांक और क्वथनांक, जबकि ये समय इसके चले गए। आज जो है सो इस तरह के बल्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बल्ब में जो अंदर जो धातु लगे हुए रहते हैं वो टंगस्टन होते हैं, और आंसर इसका वही होगा, टंगस्टन होगा। और उसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है टंगस्टन का। तो ये आपको जो है सो आज भी आज के समय में, जबकि इसका उपयोग, इस तरह के बल्ब का उपयोग अब 9 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बताते चले कि यह धूमिल श्वेत रंग का धातु होता है टंगस्टन, और बिजली के बल्बों में तंतुओं के रूप में इसका उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, परागकण समूह के पौधे की एक विशेषता क्या है? परागकण डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। परागकण जो है किस तरह के समूह के पौधों की एक विशेषता है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, टेरिडोफाइट,
एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट या परागनिषेचन। तो क्या आंसर हो जाएंगे इसको? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हो जाएंगे अर्थात आवृतबीजी। इससे पहले भी इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें उन पौधों के समूह को लिया जाता है जिनके बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा फल के अंदर होने वाले बीज। सभी तरह के बहुत सारे ऐसे आपको जो है पौधे हैं उनका बीज है सो फल के अंदर होता है। ये शाक, झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं और इनमें प्रजनन अंग जो होता है वह पुष्प होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न आगे 124 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 124 से किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? बड़े आसान से प्रश्न है लेकिन आप कंफ्यूज करेंगे। बिल्कुल मैं जानता हूं। यहाँ जब पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर भी 60 ही किलोग्राम होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि जब किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम होता है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि द्रव्यमान में स्थान परिवर्तन से कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव किस में होता है? भार में होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है। डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, वाहिनीहीन ग्रंथि या फिर यकृति ग्रंथि। तो यह आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, वाहिनीहीन ग्रंथि। बिल्कुल वाहिनीहीन ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है। बिल्कुल उसके लिए अलग से कोई बहने वाली नलिकाएं नहीं होती है। तो वाहिनीहीन तो ऐसे ही हो गए, वो सीधे डायरेक्ट अपने हार्मोन को रक्त में छोड़ देता है। तो इसलिए वाहिनीहीन ग्रंथियां होती हैं। और चलिए इसको है सो कुछ मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि में पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। ऐसी कुछ ग्रंथियां आपको हैं और बहुत सारी ग्रंथियां हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट्स करेंगे और कल मॉर्निंग कैप्सूल में एक अलग अंदाज में मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका इंतजार हम करेंगे, आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे, लाइक का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।